नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। बात शहडोल की और सबसे पहले हाथियों के दल की बात करेंगे, जहां हाथियों के दल से ग्रामीण परेशान हैं, दहशत में हैं। 3 हाथियों का दल रिहायशी इलाके में घूम रहा है, तो रात होते ही ये एक्टिव हो जाता है। करकटी बंगवार इलाके में मकान तोड़े जाने से किसान भाग गए हैं। मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौजूद है। तो हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग की टीम नजर रख रही है। बुढ़ार वन परिक्षेत्र में एक हफ्ते से 3 हाथियों का दल मौजूद है। जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों का दल वहां घूम रहा है। 20 दिनों से जयसिंह नगर में भी ये हाथी दल मौजूद है। 5 लोगों की अब तक वहां मौत हो चुकी है। और इधर मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी सियासी तैयारियां तेज कर दी और इस बार बीजेपी की नजर एससी और एसटी सीटों पर है। 5 महीने के भीतर बीजेपी दूसरा बड़ा कार्यक्रम यानी तेंदुपत्ता संग्राहकों का विशाल सम्मेलन करने जा रही है, जिसके साक्षी खुद भारत के गृह मंत्री अमित शाह होंगे। आखिर क्या है पार्टी का प्लान, जरा देखिए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह 22 तारीख को भोपाल पहुंच रहे हैं। ये वही जम्बूरी मैदान है जहां अमित शाह कई घंटे गुजारने वाले हैं। प्रदेश में महाकौशल और विंध्य में सबसे बड़ा आदिवासी वोट बैंक है, जिसके भरोसे बीजेपी 2023 की वैतरणी पार करना चाहती है। और इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में प्रदेश सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों को 90 करोड़ का बोनस देने जा रही है। कार्यक्रम कितना विशाल होगा, इसका अंदाजा जम्बूरी मैदान में चल रही तैयारियों को देखकर लगाया जा सकता है। पार्टी का मानना है कि शाह के आने से बीजेपी को बड़ी ऊर्जा मिलेगी। होम का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद तेंदुपत्ता संग्राहकों का सरकार एक बड़ा अभियान ले रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भी आएंगे। तो इस प्रकार से उनका एक सरकारी दौरा है। सनातन सत्य है, अमित जी आते हैं तो उत्साह नहीं, ऊर्जा से लबालब हम सब लोग हो जाते हैं। और उनके आने का मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उत्साह और उमंग के साथ स्वागत करती है। हम उनके स्वागत की तैयारी में जुट गए। 2018 के चुनाव में महाकौशल से कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था। 38 में से 24 सीटें कांग्रेस को मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 13। लेकिन विंध्य से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। अब बीजेपी की फिर तैयारी है तो कांग्रेस आईना दिखा रही है। उनकी चिंता उस बात को लेकर हुई कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी आदिवासी वर्ग नहीं है। उसे पता है कि 15 साल के सत्ता में रहने के बाद इन्होंने उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं किया। तो अब ये क्योंकि चुनाव 2023 का आ रहा है, तो अब ये तरह तरह के प्रलोभन देना चाहते हैं। अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुलाकर पैसा बंटवा के, शासकीय पैसा उनका अधिकार है। ये कोई शासन, भारतीय जनता पार्टी कोई उन पर एहसान नहीं करी है। तेंदुपत्ते का जो बोनस इन्होंने रोक के रखा है, अगर वो पैसा उनको उनके हक का पैसा देते हैं तो ये कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार। 5 महीने पहले भी बीजेपी आदिवासियों का एक बड़ा सम्मेलन कर चुकी है, जिसमें खुद पीएम मोदी शामिल हुए थे। अब फिर अमित शाह की मौजूदगी में बड़ी तैयारी है। 2023 और 24 के चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहती है। 18 में आदिवासी सीट पर जो प्रतिशत बीजेपी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और 2023 को लेकर यही पार्टी की चिंता है। इसीलिए लगातार चाहे हम मोदी के आने की बात करें या फिर अमित शाह की, दोनों के बल पर पार्टी का यही मानना है कि यदि इस वर्ग को साध लिया तो कमल खिलना 2023 में संभव है। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को सिर्फ 16 महीने बचे हैं, वक्त कम है। ऐसे में नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है। कोई दावेदारी करने की तैयारी कर रहा है तो कोई चुनाव लड़ने से इनकार भी करता नजर आ रहा है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह चुनाव को ही देख लीजिए। चुनाव को आते ही जो दावेदारी से इनकार कर रहे हैं, आखिर इस इनकार के मायने क्या हैं, ये आपको समझाते हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह लंबे समय तक पार्टी से अंदरूनी तौर पर नाराज रहे। दिल्ली से मिले निर्देशों के बाद आज सिंह सक्रिय तो नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में चुनाव न लड़ने की इच्छा भी जता दी। खुद की दावेदारी से इनकार किया और कहा कि चुनाव कोई भी लड़े,
कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा रहे। टिकट मिले, उचित आदमी को मिले और उसके लिए सब लोग मिलकर लड़ो। आप हैं दावेदार सर इस बार? मैं कहीं का दावेदार नहीं। अजय सिंह के इस बयान के पीछे असल वजह 2018 विधानसभा चुनाव की हार, उसके बाद लोकसभा चुनाव की हार को माना जा रहा है। ऐसे में वो चाहते हैं कि पार्टी खुद उन्हें चुनाव लड़ने को कहे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी अजय सिंह के सुर में सुर मिलाते नजर आए। बिल्कुल सबकी ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए, और तमाम मध्य प्रदेश का पिछड़ा कांग्रेस के साथ एक संगठित होकर आए, ये हमारा एक्शन प्लान है। अजय सिंह कह रहे हैं कि कोई किसी को भी टिकट मिले, हमें सबको साथ मिले। और क्या है सवाल ही, और क्या है, ये तो एजेंडा है। टिकट की कौन बात कर रहा है? सत्ता लानी है, टिकट की कोई बात ही नहीं है। सत्ता संगठन मजबूत करने की बात हो रही है, चाहे वो पिछड़ा का हो चाहे अन्य हो। कांग्रेस नेताओं के बयानों पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में कुछ भी तय नहीं है, किसे टिकट मिलेगा और किसका टिकट कौन काटेगा ये तो समय ही बताएगा। बस्ती बसी नहीं कांग्रेस की कि लुटेरे पहले से तैयार। 2023 में टिकट बटेंगे अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि कांग्रेस के टिकट तो आखिरी समय तक बटते हैं। तब भी अभी से बात शुरू करना इसका मतलब है कि झगड़े शुरू करना, क्योंकि किसने टिकट किसको दिए, किसको नहीं दिए, किसके टिकट काटे, किसको धता बताया, किसके नाम पर हार का ठीकरा फोड़ा, ये सबको सब पता है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बयान का समर्थन अरुण यादव ने किया है और ये बताता है कि दोनों नेता अब पार्टी के कहने पर ही चलेंगे और चाहते हैं कि पार्टी ही उन्हें आगे आकर चुनाव लड़ने के लिए कहे। लेकिन ये सियासत है जिसमें कुछ तय नहीं है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की रणनीति कामयाब होती है या नहीं, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और भले ही खरगोन दंगे की आंच अब तक ठंडी पड़ी नहीं हो, लेकिन प्रदेश में नेता खूब आग उगल रहे हैं। कमलनाथ ने भी दंगों पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। हालांकि उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देने इसमें काफ़ी समय लगा दिया। ऐसे में सवाल यही है कि क्या देर से आए कमलनाथ के बयान का क्या कोई रणनीतिक हिस्सा है ये बयान? क्या दंगे के मुद्दे को भुनाकर कांग्रेस 2023 और 24 में अपनी नैया पार लगाना चाहती है? जनता पार्टी का प्रायोजित करी हुई है, इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आखिरकार खरगोन दंगे पर कमलनाथ ने चुप्पी तोड़ दी, लेकिन दंगे के एक हफ्ते बाद जब कमलनाथ बोले तो उनका लहजा कड़क था। अब कमलनाथ के इस बयान से प्रदेश की सियासी आग भड़क उठी है। कमलनाथ ने सीधे सीधे कह दिया है कि दंगे बीजेपी के प्रायोजित प्रयोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों कमलनाथ को दंगों पर प्रतिक्रिया देने में इतनी देर लगी? क्या कमलनाथ की ये सोची समझी रणनीति है या उनका बयान कांग्रेस में संगठन के स्तर पर तय की गई किसी रणनीति का हिस्सा है? इसे समझना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा कमलनाथ फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। जनता पार्टी का प्रायोजित करी हुई है, इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा कि ये सब हमारे संस्कृति से की विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है और कुछ नहीं बचा। जनता इनके साथ नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में पुलिस प्रशासन केंद्र के अधीन है, ऐसे में कांग्रेस हिंसा की घटनाओं के लिए बीजेपी को घेर रही है। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। कमलनाथ के आरोपों पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाते हुए दंगों के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। ये देश का इतिहास कहता है, मध्य प्रदेश का इतिहास कहता है कि इस प्रकार के षड्यंत्र रचना, कैसे दंगे कराकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर देश के अंदर पॉलिटिक्स करके चुनाव जीतना, ये कमलनाथ जी भी इसके एक्सपर्टाइज हैं। 84 के दंगे का आरोपी कौन है, जरा बताएं। आपके ऊपर क्यों ऐसे आरोप लगे? क्यों आप यही करते हैं।
आपकी भावना ही यही रही हमेशा, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, आप तो वही देखना चाहते हैं। कांग्रेस ने जब जब सत्ता प्राप्त की है तब तब दंगे करा के सत्ता प्राप्त करने का काम कांग्रेस ने किया है। इस समय देश में पूरी तरह से शांति, सुशासन और विकास का वातावरण है और कांग्रेस ये चाहती है कि ये वातावरण बिगड़े, तो जो शांति, सुशासन और विकास है इसमें बाधा आए, ये काम रुकें और उसका हम चुनाव में लाभ लें। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस का फोकस चुनाव ही है। देर से आए कमलनाथ का बयान भी ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है। शायद कांग्रेस इन दंगों के मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती है ताकि इसका फायदा उसे न सिर्फ 2023 बल्कि 24 के चुनाव में भी मिले। लेकिन दंगे या सांप्रदायिक मुद्दे कब उल्टे पड़ जाएं, ये किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा दोनों तरफ से सावधानी बराबर बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और छत्तीसगढ़ के केंद्रीय मंत्रियों के दौरों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय मंत्रियों ने जहां जहां बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया, वहां वहां भाजपा पिछड़ी है। जरा ये देखिए। खैरागढ़ की जनता ने बीजेपी के राज्य ही नहीं, केंद्रीय नेताओं को भी नकार दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करने आए थे। इन तीनों नेताओं ने खैरागढ़ में कुल 12 सभाएं की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2, प्रहलाद पटेल ने 4 और फग्गन सिंह कुलस्ते ने 2 सभाएं लीं। इन नेताओं ने जिन 12 जगहों पर चुनावी सभा कर जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगे, उन सभी जगहों पर बीजेपी प्रत्याशी बुरी तरह से पिछड़ गए। कांग्रेस के लिहाज से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता विश्वसनीयता के संकट के दौर से गुजर रहे हैं। खैरागढ़ की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता थे, जो लोग वहां पे चुनाव प्रचार करने के लिए कैंप किए हुए थे, उनके क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नकारा ही। जो भाजपा के केंद्रीय स्टार प्रचारक आए हुए थे, इन लोगों ने भी जहां जहां सभा किया, खैरागढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर भी बुरी तरीके से नकार दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर में इस समय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का जादू चल रहा है। लेकिन इधर बीजेपी दावा कर रही है कि उसे केंद्रीय नेताओं के दौरे से फायदा मिला है, लेकिन वो सरकार पर साम दाम दंड भेद के जरिए खैरागढ़ सीट जीतने का आरोप लगा रही है। जहां तक केंद्रीय नेताओं के दौरे की बात है तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिला। मुख्यमंत्री जी जहां दौरे किए हैं, मैं अनेक पोलिंग बूथ बता सकता हूं कि उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इनके जाने से, मुख्यमंत्री के जाने से उस पोलिंग बूथ में हार हुई है। अनेक पोलिंग बूथ में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है और इनके रात दिन सभा लेने के बाद भी इनको विश्वास नहीं हुआ तो अनैतिक इन्होंने हथकंडा अपनाया और लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। लोकतंत्र की हत्या की गई। छत्तीसगढ़ में 2023 के होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को निश्चित तौर पर एक अलग रणनीति के साथ आना होगा। बीजेपी की मौजूदा रणनीति पर फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारी पड़ते दिख रहे हैं। बंसल न्यूज के लिए रायपुर से आदित्य नामदेव की रिपोर्ट। खरगोन की करते हैं। कल फिर कर्फ्यू में थोड़ी ढील रहेगी। कर्फ्यू से रिलेटेड खबर आपको दिखाते हैं। 8 से 12 बजे तक ये ढील रहेगी। तो कर्फ्यू में छूट के दौरान नमकीन और मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। किराना, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सैलून, खाद बीज दुकानों को परमिशन दी गई है। वाहनों से आवागमन रहेगा, लेकिन शहर के अंदर वाहनों से आवागमन प्रतिबंधित है। कंट्रोल दुकानों से केरोसिन नहीं मिलेगा। राशन दुकानों से खरीद सकते हैं। तो खाने पीने के सामान की छूट जरूर रहेगी। और भोपाल में यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी की बात की जाए तो एलाइड सर्विस से जुड़े रहे विजय अग्रवाल की कोचिंग क्लासेस का न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी बड़ा नाम है।
अपने छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए विजय अग्रवाल समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करते रहते हैं और इसी कड़ी में बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी भी यूपीएससी के छात्रों से रूबरू हुए और मीडिया फील्ड से जुड़ी बारीकियों पर चर्चा की। इस दौरान छात्रों ने उनसे अपनी जिज्ञासा से जुड़े सवाल पूछे। ये पीठ पत्रकारिता का रूप ले रही है सोशल मीडिया पे, तो क्या ये पाठक या श्रोता के साथ अपराध नहीं होगा? पीठ पत्रकारिता निश्चित तौर पर उसका वजूद है और वो मौजूद है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी ही पत्रकारिता पीली हो गई है, उसको जॉन्डिस हो गया, ऐसा नहीं। तो ये आपके हाथ में भी है। आप ये हमारे सर पर नहीं ये बात कह सकते कि फिल्में खराब बन रही हैं, चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, अखबारों में क्या, कौन पसंद करने वाला। आप अगर अपनी बात खुलकर रखेंगे, आप अपनी बात कहेंगे, आप विरोध करेंगे, तो निश्चित तौर पर चीजें बदलेंगी। मीडिया अब बाजार का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है और मीडिया चूंकि राय बनाता है, एक एटीट्यूड डेवलप करता है, इसलिए सबका ध्यान इसकी तरफ ज्यादा रहता है कि इस पर हम कैसे अपनी ग्रिप, अपनी पकड़ बनाकर चलें। और इसी कोशिश को और तेज किया है सोशल मीडिया ने, क्योंकि सोशल मीडिया में जो लोग आते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, आपकी तरह यंगस्टर्स होते हैं, आईटी इंजीनियर्स होते हैं। उनके दिमाग में इतना मोरल इमोरल सवाल नहीं होता, उनके सामने ऐसे बड़े प्रश्न नहीं होते कि मैं ये जो कर रहा हूं इससे कितने लोग किसी एक राजनीतिक दल के प्रति घृणा से भर जाएंगे या एक राजनीतिक दल जिसकी नीतियां अच्छी नहीं है उसके प्रति प्रेम से भर जाएंगे। वो तो काम कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में है, उसके एम्प्लॉयर ने उसको पैसा दिया है और वो उसके लिए जुटा हुआ। इसलिए भी ये काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है, क्योंकि इसमें जो युवा और जो प्रोफेशनल्स जुड़े हैं वो उसके कंसिक्वेंसेस को लेकर बहुत चिंतित नहीं होते। शरद द्विवेदी जी मूलतः आप यूँ कह लीजिए कि पत्रकार हैं और लगभग 25 सालों का लंबा अनुभव उनके पास है, प्रिंट मीडिया का भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी चैनल्स। और जब मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ तो उसमें जो एक एजेंसीज होती हैं, UNI-PTI का नाम आपने सुना होगा, उसका भी है और इंडिविजुअली न्यूज़पेपर का भी है। तो बहुत ही वाइड रेंज प्रिंट मीडिया में भी रहा है। हमारे देश में जो इंटरव्यू लेने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग हैं, जो पॉलिटिक्स पर भी विषय पर भी इंटरव्यू ले सकते हैं, जो कला साहित्य और संस्कृति पर भी इंटरव्यू ले सकते हैं और जो दूसरे मुद्दे होते हैं समाज के, उन पर भी इंटरव्यू ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उस तरह के इंटरव्यू लेने वालों में, मतलब मुझे दूसरा नाम नहीं याद आ रहा है कि जो इतने सारे विषयों पर ले सकते, तो उसमें मैं शरद द्विवेदी जी को अकेला नाम पाता हूं और ये बहुत बड़ी बात है। बात बस्तर की करते हैं। बस्तर बीते 4 दशकों से नक्सलवाद की मार झेल रहा है। ऐसे में कोंडा गांव का नाम अति संवेदनशील जिलों की लिस्ट से हटाया जाना है किसी राहत से कम नहीं है, क्योंकि ये पुलिस और सरकार की बड़ी कामयाबी तो है ही, जनता के लिए भी ये खुशी की बात है। कोंडा गांव के बाद बस्तर और दंतेवाड़ा को भी नक्सल अति संवेदनशील जिलों की लिस्ट से हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोंडा गांव से नक्सलियों की दहशत कम होने के बाद उसे हाइपर सेंसिटिव जिलों से बाहर कर दिया गया है। ऐसी ही उम्मीद अब बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों के लिए भी की जा रही है। जिस तरह यहां नक्सली वारदातों में कमी आई है, उससे ऐसी उम्मीदें लाजमी भी हैं। जानकार बताते हैं कि कुछ हालिया बरसों में बस्तर संभाग के अंदरूनी इलाकों में डेवलपमेंट की कोशिशें और यहां के बाशिंदों को सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए हर 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर कैंप खोले गए हैं, जिससे सड़कों का जाल बिछता जा रहा है और नक्सली बैकफुट पर आते जा रहे हैं। कोंडा गांव इलाके में नक्सलियों की हिंसक वारदात कम हुई है और जो अति उग्रवाद प्रभावित जो क्षेत्र था उससे मतलब पृथक करते हुए उग्रवाद प्रभावित श्रेणी में कोंडा गांव को शामिल किया गया है। कोंडा गांव का जो बहुत सारा इलाका नक्सल प्रभावित है, नक्सल मुक्त कोंडा गांव को कहना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। केंद्र सरकार बस्तर में
नए इन्वेस्टर और कारोबारियों को लाने की कोशिश में हैं। ऐसा होने से नक्सल अति संवेदनशील जिलों के लिए जो फंड केंद्र को देना पड़ता है उसे बंद किया जा सकेगा। फिर नए कारोबार फलने फूलने से केंद्र सरकार का खजाना भी बढ़ेगा। बेशक कोंडागांव में नक्सली वारदातें कम जरूर हुई हैं, पर इसे पूरी तरह से नक्सल मुक्त कह देना भी अभी जल्दबाजी ही होगा। उम्मीद है मतलब आने वाले समय में जैसा घटनाक्रम कम होते होते वो नक्सल गतिविधि उधर नियंत्रण में आने के पश्चात कोंडागांव जिला और बाकी जैसे संभाग के कुछ और जिला जैसा बस्तर या दंतेवाड़ा, इन जिला में भी नक्सल गतिविधि काफ़ी हद तक अभी कंट्रोल में है। आने वाला बहुत जल्दी इन इलाके में नक्सल गतिविधि को पूर्णतः समाप्त करके इन जिला को नक्सल मुक्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बीते 3 वर्षों में बस्तर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा में हुई नक्सली वारदातों को देखें तो ये बात साफ है कि इनमें कमी तो आई है। 2019 में कोंडागांव में सिर्फ 8 नक्सली वारदातें दर्ज की गई थीं। वहीं मुठभेड़ के मामले 4 ही थे। इधर 2020 में महज 4 नक्सली वारदातें हुईं और मुठभेड़ के मामले भी 2 ही रह गए। हालांकि 2021 में नक्सली अपराध 7 दर्ज हुए, लेकिन मुठभेड़ 2 ही रहीं। ऐसे ही बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में भी कुल दर्ज हुए नक्सली वारदातें और मुठभेड़ 3 वर्षों में कम होती गई है। ऐसे में ये उम्मीद तो की ही जा सकती है कि इन दोनों जिलों को भी जल्द अति संवेदनशील की लिस्ट से बाहर किया जा सकेगा। बंसल न्यूज के लिए जगदलपुर से प्रशांत गजभिये की रिपोर्ट। और इसी के साथ प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।